additional test will be considered under continuous evaluation. Fine. So based of 2 marks secured out of this will be considered. Clear? So there is one more chance for you people regarding this MCQ examination. Now we are planning to ask you for this subject called additional test. We are going to have 2 different chapters. You will be directed again. 2 चैप्टर में एक आपका AC सीरीज, AC सिंगल फेज एंड AC 3 फेज. क्लियर? तो उसके सारे एग्जांपल्स टुडे वी विल ट्राई एंड देन वी विल कंटिन्यू अकॉर्डिंगली. क्लियर? तो आपका अभी सिलेबस, इसका भी सिलेबस आपको डिक्लेयर किया जाएगा, दिस वन रिगार्डिंग दिस एडिशनल टेस्ट. ओके, सो ये जो एडिशनल टेस्ट आपका है उसके लिए अभी हम प्रिपरेशन करेंगे. फाइन. तो आपका ये अभी जो क्लास टेस्ट हुआ पहला, दूसरा आपका सेशनल एग्जाम हुआ, तो ये तीनों में से आपका ये बेस्ट 2 मार्क्स गिना जाएगा. फाइन, आउट ऑफ दिस 3 एग्जामिनेशंस. क्लियर? और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग दिस? नो सर. नो सर. ओके, सो ये आपका अभी क्लियर हो गया. फाइन. और तीसरा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपका होगा LPW एग्जामिनेशन. फाइन. सो ये LPW का एग्जामिनेशन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो LPW ऑनलाइन एग्जाम मोड रहेगा आपका. क्लियर? सो यू हैव टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस dates 7, 8, 9, 10, 11 and 14. So suppose if your N1, N2, N3 batch are there, fine. So, आपका ये सब्जेक्ट का 7 तारीख को रहेगा. देन आपने जैसे इलेक्ट्रिकल का आप देखिए. फाइन. तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल N1, N2, N3 कब होगा. क्लियर? सो ये आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होगा. एंड ऑनलाइन मोड के अंदर सिंपल आपको जो एक्सपेरिमेंट किया जाते हैं अभी, है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को वो लोग वहाँ पर आपको वहाँ से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को लेके आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं. क्लियर? सो ऑनलाइन मोड में आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना है. सिंपली यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द फैकल्टी मेंबर्स. इज दैट क्लियर? यस सर. यस ओके, सर. फाइन. एंड एक चीज और ऑब्जर्व करें आप कि 7-8 एक्सपेरिमेंट हुए हैं सबके अभी, और हमारे टोटल 12 है. फाइन. सो नेक्स्ट वीक पूरा पैक ऑफ रहेगा. 2-2 एक्सपेरिमेंट सब लोग करवाएंगे और आपका खत्म कर देंगे. माइट बी पॉसिबल दैट दे कंडक्ट सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो. फाइन. बट बिफोर योर सेकेंड वेव people will complete all your experiments and all the things. आपको दिक्कत कहाँ पर होगा? सबमिशन में. फाइन. तो सबमिशन जब भी जितना भी आपका हो, जैसे अभी आपका एक्सपेरिमेंट 8 आज आपका हो गया, आज ही खत्म करो उसको. डू नॉट वेट फॉर द सेकेंड डे. क्लियर? तो उसके हिसाब से वो करना होगा. बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास टाइम का भी बहुत पीक अवर्स चल रहे हैं. जैसे 14th तक ये चल रहा है आपका ये शेड्यूल. फाइन. उसके बाद सीधा 17th से आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम हो जाएगा शुरू. आई डू नॉट नो, आई डिड नॉट फाइंड इवन सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन सर्कुलर ऑल्सो. उसमें क्या लिखा है? ऑनलाइन है ऑफलाइन मोड में? ऑफलाइन मोड में. ऑफलाइन लिखा है सर. ऑफलाइन लिखा है ना. तो अब तक तो अभी ऑफलाइन है. And as per the news, yesterday I just watched TV and found that there is a peak right now of your coronaviruses. Fine. It may be reduced afterwards from this. So graph may be decreased afterwards. And so आपको preparation अभी जो करना होगा ऑफलाइन मोड के लिए, तो उसके अंदर आपको भी पेपर का स्टाइल पता है और कैसे कैसे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? बिकॉज see, objective type preparation as well as your descriptive type of preparation, both are different things. Clear? क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऑनलाइन मोड में आपके पास एक हेल्पर भी रहता है. जैसे गूगल को बोल दिया कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, यू कैन गेट इट डायरेक्टली. क्लियर? बट in offline mode you could not have any such kind of
I'm just frankly speaking all of you, because I know all of you what exactly you are doing, as my son is also in engineering and he's also doing same thing whatever you are doing. Clear? So in that case at least अभी ऑफलाइन मोड में आपको क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ गया थियोरी का, अभी 3 फेज हम पढ़ रहे हैं, फाइन 3 फेज पढ़ रहे हैं। जस्ट अभी 3 फेज में से आपको थ्योरी कौन सा प्रिपेयर करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई स्टार डेल्टा कन्वर्जन, फाइन, देन एक थ्योरी होगा तो उसके साथ एक एग्जाम्पल होगा। क्लियर? ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट 2 वाटमीटर मेथड, फाइन। तो अभी ये जो सारे क्वेश्चंस है आपके 5 मार्क या 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो 7 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए कि भाई आई वो एक्सप्लेन 2 वाटमीटर मेथड विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम, so you need to draw the diagram as what. So if you draw the diagram, at least 2-3 marks will be given to you, and afterwards if you explain it in a way they asked, fine, then you will get the marks out of 7, maybe 5 or 6. क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा 7 मार्क्स। ये नॉर्मल एक प्रोसीजर रहता है यहाँ पे, फाइन। if everything found okay, you will get these marks. Clear? तो ये जैसे थ्योरी का मार्क्स और एक्सपेरिमेंट और सॉरी एग्जाम्पल का मार्क्स आपको दोनों मिला के 40-60 का रेशियो होगा। 40% एग्जाम्पल, 60% थ्योरी। क्लियर? माइट बी समटाइम्स इट इज 50-50, बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्योरी पार्ट ऑफ 50%, वो आप कर सकते हैं इजीली। क्लियर? एंड ये 50% जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? सो आई होप सो इट वुड बी 60-40, बट आएगा तो जरूर। आप कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक थ्योरी, जैसे आपने किर्चॉफ्स लॉ पूछा कि भाई एक्सप्लेन द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ विद डिटेल्स, इट मे बी ऑफ 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स का आपका दूसरा हो जाएगा एग्जाम्पल। Clear? So options are also given. I mean, और करके एक और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फाइन। सो वहां पे भी एक थ्योरी होगा, वहां पे भी आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, फाइन। तो ये सपोज किर्चॉफ्स लॉ का हो गया, तो ये नोडल एनालिसिस का हो जाएगा। क्लियर? तो चीजें ऐसी है कि आप जो भी आप प्रिपेयर करो उसको थ्योरी का 50% मार्क्स आपको आना चाहिए। थियोरी आप जो भी पढ़ो अभी आप शुरू कर लो, डोंट वेट फॉर 17th of February। क्लियर? अभी से हर रोज आप देयर आर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फाइन। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, चलो आज ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। और एक अच्छी चीज बताऊं आप लोगों को कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फुल्ली पास हो गया ना, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बिकॉज the way we people are teaching, fine, within 3 months, because our semester of 12 weeks, fine। अभी अगर उसमें से 1-2 टिकट ही आपका आ गया, फाइन, तो 5 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के, फाइन। तो ये हो गया आपका 7, so you have to be prepared for 7 subjects। So I found a number of students that they maintain the diary, कौन से सेमेस्टर की कौन सी सब्जेक्ट बाकी है वगैरह वगैरह, राइट। सो इफ यू वांट टू मेक योर करियर, देन एटलीस्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट द वेज, एटलीस्ट यू कैन गेट द पासिंग मार्क्स। क्लियर? कितने मार्क्स होते हैं? हाँ जी, पासिंग के लिए कितने मार्क्स होते हैं? मैंने आपको पढ़ा पासिंग मार्क्स आपको पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ था कोर्स पॉलिसी में। I am a late joiner. Okay, fine. We will discuss that later on. Fine, not an issue. But हर एक कंपोनेंट में आपके कितने कंपोनेंट हो गए अभी? एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन CE हो गया, फाइन। कंटिन्यूस इवेल्युएशन जहां पे आपके 10 प्रैक्टिकल आ गए,
और सॉरी 12 एक्सपेरिमेंट्स, फाइन, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 75%। देन अभी जो आपका एलपीडब्ल्यू एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसका 20%, सॉरी 25%, तो ये आपका 100% हो गया, 100% आपका हो गया एग्जामिनेशन, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्स और योर एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी वर्क का ये आपका 100% हो गया। उसके अंदर आपको एक टर्म असाइनमेंट एंड एक प्रोजेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी बात हुई थी, फाइन। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ये 100% के अंदर। तो आपका 25% वो एलपीडब्ल्यू एग्जाम का होगा और ये 75% जो है उसके अंदर ये आ जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक इफ यू सबमिट ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रॉपरली एंड आपने ये एलपीडब्ल्यू 25% में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए, है ना, तो ये सारी चीजें मिला के आपको इसमें फेल होने की कोई संभावना होती नहीं। अगर आपने नहीं सबमिट किया देन इट वुड बी द केस वेयर यू कैन गेट द फेल इन एलपीडब्ल्यू। क्लियर? तो ये पोर्शन में आपको अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसमें हर एक बच्चे को मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, फाइन। और ये अगर आपने नहीं सबमिट किया, ये टर्म असाइनमेंट नहीं सबमिट किया, देन यू विल बी इन ट्रबल। क्लियर? और अभी ये जो 25 का जो है 25% वेटेज वाला एलपीडब्ल्यू, क्लियर, उसका जो अभी शेड्यूल आया 7th से लेके 14th तक, तो उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग किया उसका आंसर दें। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपका ये क्लियर हो गया। नाउ इफ यू लुक एट योर थियोरी एग्जामिनेशंस, तो थियोरी एग्जामिनेशंस का पेपर का स्टाइल भी आपको पता है कितने मार्क्स का होगा, और एटलीस्ट यू हैव टू गेट 40-50%, 40% आई थिंक सो, फाइन। सो 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं उसके अंदर। क्लियर? तो अगर ये सारे मिला के आपका एलपीडब्ल्यू, आपका थ्योरी, वो सारा सब मिला के फिर एक ग्रेड होता है, एंड वो ग्रेड के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? सो अभी अच्छा है अगर आप अच्छा स्कोर कर पाओ, फाइन, बट दैट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो जिन जिन लोगों को अभी लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी प्रिपरेशन में थोड़ा कमी लग रहा है, उसको सिर्फ ऐसे आप प्लानिंग करो कि एटलीस्ट यू कैन गेट द पासिंग मार्क। क्लियर? अभी लर्निंग का टाइम था, वो खत्म हो चुका है, अभी अभी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया, तो आपको परफॉर्म करना है। क्लियर? तो जो भी आपने लर्निंग किया वो परफॉर्म करो। अभी अभी ऐसा मत सोचो कि नहीं मैं सर ये लर्निंग कर लूंगा, अभी पढ़ लूंगा, वो कर लूंगा, मैं समझ लेता हूँ बाद में। हाँ, समझना जरूरी, पर अभी टाइम ऐसा हो गया है कि आपके पास अभी ये एक वीक बचा है, एक वीक के बाद आपके पास इतना शेड्यूल टाइट रहेगा आपका, कुछ ना कुछ शुरू, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ सबमिट करना बाकी है। अभी एक्सपेरिमेंट्स बाकी वो सबमिट करना है, आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो वो सबमिट करना है, उसके साथ में आपको एलपीडब्ल्यू का प्रिपरेशन करना है, उसके साथ में आपको थ्योरी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अभी एडवाइस ऐसे दे रहा हूँ कि जैसे आप अच्छा परफॉर्म करो। क्लियर? पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक ग्राफ है, जैसे मैं 100% परफॉर्म अच्छा करूं, और मेरे पास एक कट ऑफ भी है ना, वो पहले कट ऑफ को आप माइंड से क्लियर कर लोगे, नहीं मेरे को ये लेवल तक तो जाना है। अभी थ्योरी की बात करें, जैसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, जैसे अभी 3 फेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फाइन, तो 3 फेज चैप्टर के अंदर जितना भी थियरी है, फाइन, जैसे स्टार डेल्टा कन्वर्शन का हो गया, फाइन, तो ये दोनों में से एक एक तो एग्जाम में आएगा आएगा पक्का, तो आप ये कर लो, चलो स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, फाइन। देन 2 थ्योरी आपने कर लिया, 2 थ्योरी, आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे उसमें। सो ऐसा करके करके आप 30 मार्क्स तक तो चले ही जाओ। जिसे हमने देखा नोडल एनालिसिस, एंड दूसरा हो गया मैश एनालिसिस, फाइन। ये दोनों में से
एक पक्का आएगा। क्लियर? तो आपको एक माइंड में फिक्स करना है, नहीं मेरे को इस दोनों में से एक 7 मार्क्स पक्का लेना है। फाइन। अभी गेट्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक में। मुझे पता है कौन से गेट्स होते हैं, और गेट्स, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड एंड नॉर गेट। इसके ट्रूथ टेबल आप लोगों ने शायद पढ़ चुके हैं, बट वो ट्रूथ टेबल एक बार याद कर लो। फाइन। सिंपली यू विल गेट 5 to 7 मार्क्स फ्रॉम दिस। सो हर एक बच्चे को अपने लेवल से, अपने हिसाब से आपको पहले वो डिसाइड करना होगा कि मेरे को 30 मार्क्स लाने हैं, तो मैं कौन सी जगह पर उसको जाकर सिक्योर कर लूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये पूरा रिलैक्स मोड में बात कर रहे हैं। हमारा अभी लेक्चर, हम थोड़ा क्वेश्चन मतलब वो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? पर ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा फियर होगा, कॉलेज में आके कैसा पेपर होगा, ये होगा वगैरह वगैरह। फाइन। जो भी हमारा शेड्यूल रहता है और जो भी हमारा अभी आपका आपका एग्जामिनेशन रहेगा, उसके बाद हमारा वो एग्जामिनर्स आपकी आंसर शीट्स चेक करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में और कॉलेज में जो भी जैसे भी उसको एग्जामिन किया जाता है, वो आपके स्कूल में जो किया जाता था उससे टोटली डिफरेंट है। क्लियर? वो कैसे डिफरेंट है? जैसे कोई एक एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया, अगर आंसर नहीं आया, फाइन, बट आपने प्रोसेस अच्छी तरह से फॉलो करी है, स्टेप्स फॉलो किए, यू विल गेट द मार्क्स। क्लियर? एंड ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, आइदर 1 और 0। तो यहाँ पे आपको इतना चिंता नहीं करने की जरूरत, जहां पर आप थोड़ा भी लिखे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं आता है, एटलीस्ट डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। जैसे मैं आपकी अब एग्जाम्पल की बात करूं, हम लोग एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया अपना, क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद मैं हर बार बोलता हूं कि भाई राइट डाउन द गिवन डेटा। गिवन डेटा जैसे वोल्टेज दे दिया 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दिया 50 हर्ट्ज, फाइन, आर दे दिया 50 ओम, एक्सएल दे दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप लिखते हो इधर, दैट विल ऑल्सो गिव यू मार्क्स। सपोज ये एग्जाम्पल आपका 7 मार्क्स का है, एटलीस्ट इफ यू राइट दिस यू विल गेट 1 or 2 मार्क्स। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। उसके बाद आपने सॉल्यूशन शुरू किया, एंड सॉल्यूशन में आपने एक दो इक्वेशन भी लिख दिए, जैसे एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर? और उसमें आपने पैरामीटर्स डाल दिए, इंसर्ट कर लिए। क्लियर? तो अगर आंसर आपका नहीं सही आया, या आपने बीच में से कहीं से गलती कर ली, या आपने इक्वेशन गलत यूज कर लिया, फाइन, दैट डजंट मीन यू विल गेट 0, यू विल गेट फ्यू मार्क्स आउट ऑफ दिस। क्लियर? सो आपको एफर्ट डालना है, कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी थ्योरी एग्जाम में छोड़ना नहीं। दिस इज द इंस्ट्रक्शन any teacher in the Nirma University they do not provide. I'm saying you right now that do not leave any questions. जो भी है 3 घंटे तक लिखो, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी है आपका, फाइन, उसमें छोड़ना मत। पर हाँ, ऐसे मत लिखो स्टोरी या कुछ भी। थोड़ा बहुत आपको पता है, अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हैं वगैरह वगैरह। अभी 3 फेज की बात करें, स्टार डेल्टा आपको पता है, रिलेशंस मैंने जो आपके कल डिराइव किए वो भी आपको पता है। क्लियर? तो एटलीस्ट यू ट्राई। जैसे ये स्टार हो गया, थ्योरी वो आ गई, फाइन, तो ये आपका वी हो गया, ये वी ई पी एच हो गया, ये वी एल हो गया। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा पता है, उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रापुलेट करके उसको अंदर डालिए, छोड़ना मत। दिस इज व्हाट माय इंस्ट्रक्शन इज फॉर गेटिंग एटलीस्ट, आई मीन securing at least passing marks those are having difficulties for. And there are people from Gujarati medium, they have to practice it by writing only, because ये अभी आपका पेपर ऐसा होगा कि अब
2.5 घंटे या 2 घंटे में खत्म नहीं कर पाऊँ। इट वुड बी अ काइंड ऑफ लेंथी पेपर, फाइन। तो उसके लिए आपको लिख-लिख के प्रैक्टिस करनी है। इज़ दैट क्लियर? चलो Yes, sir. आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, अदरवाइज़ वी कैन स्टार्ट फॉर दिस प्रैक्टिस सेशन ऑफ एग्जांपल्स। तो सर थियरी लिखने में तकलीफ होती है। हाँ जी? उम, आपने वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था? Very first week of the commencement of the semester there was a 1 week orientation program. तो उसके अंदर आपको पूरा गाइडेंस दिया गया था and it was not a kind of 1 hour exercise. It was of around 7 days they have conducted. Fine. उसमें सारी चीजें लिखी गई है कि आपका ए ग्रेड आता है तो कितने मार्क्स होने चाहिए, बी ग्रेड आता है, सो आई थिंक देयर इज नो रिलेटिविटी। वन मोर क्वेश्चन समबडी आस्क्ड दिस, सर एलपीडब्ल्यू ऑनलाइन मोड में कैसे देनी है, वीलेब या कैसे? वीलेब इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली बेटा। जो आईआईटीज के हम लिंक यूज करके उन्होंने जो सिमुलेशंस बनाए हैं फॉर स्पेशली फॉर दिस पेंडेमिक सिचुएशंस कि आप वहाँ पे सीख सके, राइट? तो आपका एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपको वहाँ पे अभी ऑनलाइन मोड में जाकर वहाँ पे सर्किट ड्रॉ नहीं करनी होगी, या फिर हाँ, वो बोल सकते हैं कि आप दिखाओ क्या पढ़े हो और क्या आपको समझ में आ रहा है। Then one more question that, sir, please send me some theory questions from our syllabus. So beta, if you have a BL Thereja and if you have this book U Patel, आप उसके पीछे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी एक BL Thereja मेरे पास है, फाइन। आप 3 फेज सिस्टम आप देखिए तो उसके पीछे आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड आपको वहाँ पे थोड़े बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। बट स्मार्ट वर्क ऐसा करिए कि जैसे मेरे को अभी ये 3 फेज में से तो बोला कि कितना है थियोरी है अभी, तो चलो 10 थियोरी है, 10 में से कौन सी थियोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमनली कौन सी है, तो आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि नहीं चलो स्टार डेल्टा है, स्टार या डेल्टा दोनों में से एक तो आएगा पक्का। मेजरमेंट ऑफ पावर देयर आर डिफरेंट मेथड्स, एक तो आएगा पक्का, ऐसे क्लियर। तो उसके हिसाब से आपको आगे चलना है, क्लियर। एंड थोड़े आईएमपी टाइप दीजिए सर प्लीज। अरे आईएमपी ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये अभी स्कूल में आप नहीं, यू आर नाउ इन इंजीनियरिंग कॉलेज, फाइन। वहां पर सिर्फ आपको जो लॉजिक समझ में आता है उसके हिसाब से लिखना होता है। ये अभी तो ऑनलाइन मोड है, सारी चीजें ऑफलाइन मोड में तो ऐसा होता है कि आपको मतलब जो भी एग्जाम्पल हम दे उसमें आपको आपका थिंकिंग आएगा, आएगा पक्का आएगा। विदाउट जो भी बुक्स में लिखा है वो सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा एग्जाम, क्लियर। तो आपका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन दिस। एंड अल्टीमेटली आप जब भी कैंपस इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, कितने मार्क्स आए वगैरह वगैरह, आप कैसे परफॉर्म करते हो और वहां पे आपका लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें वहां पे मेजर होती है। इज इट क्लियर? तो चलो अभी 3 फेज सर्किट का एंड सिंगल फेज सर्किट दोनों का आपका एडिशनल टेस्ट होगा, मतलब एडिशनल टेस्ट में ये 2 चैप्टर आपके मेजर रहेंगे अभी। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 3 फेज सर्किट का एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, क्लियर। एंड एक और लेक्चर में शायद 26 जनवरी को एक लेक्चर और अरेंज करूंगा, वहां पर हम सिंगल फेज के एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर।
ये नोडल वाला, ये कैपेसिटर वाला, फिर मैश एनालिसिस, ये सारी चीजें आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है। शायद सिंगल फेज एंड थ्री फेज का आपका थोड़ा बहुत कम प्रैक्टिस होगा, फाइन। और सबसे ज्यादा एग्जांपल्स वहीं से आएंगे। ये दो चैप्टर आपके व्हाट वी कैन से दे आर अंडर मेजॉरिटी सेक्शन। क्लियर? तो चलो हम शुरू करते हैं, थ्री फेज से शुरू करते हैं अभी, देन वी विल कंटिन्यू फॉर सिंगल फेज आल्सो, फाइन, ओके। तो सर जो डाउट्स है मैं अगर आपको व्हाट्सएप कर दूं तो वो चलेगा? हाँ हाँ, The वो group. वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप में आप जो भी आपका डाउट्स है, कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एग्जांपल्स वगैरह, मैं अभी अभी Okay. आपको ये जो दिखा रहा हूँ वो एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है ये समझने में। क्लियर? तो अभी अभी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसा है, वी कैन डिस्कस वो सारे एग्जांपल्स कोई भी टॉपिक से। क्लियर? Okay sir, thank you sir. फाइन फाइन फाइन। सो अभी देखो ये एग्जांपल आ गया, मुझे सिर्फ वो चार रिलेशन याद है। कौन से? एक तो स्टार कनेक्शन में, हम्म, दूसरा मेरा हो गया डेल्टा कनेक्शन, एंड तीसरा मेरा हो गया पावर इक्वेशन। क्लियर? तो पहले हम शुरू करें वो एग्जांपल कैलकुलेट करना, उससे पहले हम देख लेते हैं। चलो, स्टार में मुझे पता है दैट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स VPH। क्लियर? वेयर फेज वोल्टेज पर फेज, बिकॉज दिस सिस्टम इज थ्री फेज सिस्टम, सो पर फेज वोल्टेज का मतलब क्या है? पर फेज वैल्यू दिया होगा। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है? इट्स अ वोल्टेज बिटवीन टू लाइंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। क्लियर? और ये पर फेज हो गया, देयर आर थ्री डिफरेंट फेजेस, दे माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर्स, माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। क्लियर? देन दूसरा मुझे पता है IL इज इक्वल टू IPH। क्लियर? ये हम स्टार कनेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, वेर पर फेज करंट इतना हो गया, लाइन करंट ये हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ पावर, पावर का इक्वेशन क्या हो गया हमारा? 3 टाइम्स VPH इंटू IPH इंटू cos phi, एंड दूसरा इक्वेशन √3 DL IL cos phi। तो ये लाइन वोल्टेज हो गया। सो मेरे पास अभी जो एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया जाएगा वोल्टेज या जो भी दिया जाएगा, वो लाइन पैरामीटर्स होते हैं। करंट दिया तो लाइन पैरामीटर, वोल्टेज दिया तो लाइन, फाइन। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो 415 वोल्ट दिया है, दैट इज अ लाइन वोल्टेज, मतलब दो लाइन के बीच में 415 वोल्ट का डिफरेंस है। क्लियर? अभी डेल्टा की बात करें, डेल्टा में मुझे पता है क्या? IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH, दूसरा VL इज इक्वल टू VPH। क्लियर? एंड इक्वेशन ऑफ पावर इज व्हाट? VPH IPH into cos phi, and ultimately we can also get this VLIL cos phi। अभी इश्यू कहाँ पे होता है? जैसे लाइन पैरामीटर्स है, आपने कन्वर्ट कर दिए फेज में, और फिर आपने पावर का इक्वेशन यूज कर दिया, ये उसमें आपने फेज वोल्टेज का ये सारा चीज डाल दिया। तो सिर्फ जो भी इक्वेशन आपको यूज करना है वो प्रॉपरली यूज किया, तो देन देर इज एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। क्लियर? तो ये सारी चीजें अगर आपने देख लिया तो ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्लियर? अब एग्जांपल पढ़ते, क्या लिखा है? अ थ्री फेज लोड कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर इंडक्टिव कॉइल्स। अब यहां पे देखो इंडक्टिव कॉइल्स दिया है, राइट? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.3 हेनरी। अब माइंड में ऐसा रहता है कि जैसे ये कॉइल आ गया तो सर रेजिस्टेंस कहां से है, राइट? बट आपका जो भी कॉइल होता है, चक कॉइल, इंडक्टिव कॉइल्स, उसका अपना खुद का एक आर होता है, एंड एल एक्स। ये शायद आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा। सो प्रैक्टिकली देयर वुड बी अ रेजिस्टेंस ऑफ, क्लियर? तो उसका वैल्यू इधर दिया है 50 ओम, फाइन। एंड इंडक्टेंस भी आपको दिया है, एल दे दिया है, हेनरी 0.3। The supply voltage is 415 volt and 50 hertz, right?
अभी ये सिंपल आप एग्जांपल आप देखो, विदाउट एनी हेल्प यू कैन कैलकुलेट। क्या किया है आपको? लाइन करंट फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करना है, टोटल पावर फाइंड करना है, एंड देन फाइनली you have to find out the star and in delta connected. Clear? So I think given parameters are very simple, so you can write given parameters. क्या क्या दिया है आपको? VL दिया है, that is 415 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दिया है, that is 50 हर्ट्ज। R दिया है आपको कॉइल का, that is 50 ओम, एंड L is 0.3 हेनरी। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप यहां से कॉपी करके लिख सकते हैं। फाइन, अगर नहीं एग्जाम्पल आता, इतना भी लिख दिया, आपको 1 मार्क्स मिले। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके फाइन, चलो तो हम शुरू करते हैं पहले ये स्टार कनेक्शन के लिए। इसको केवल थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। चलेगा वो तो दिख रहा है। आई थिंक इट इज रीडेबल नाउ। तो आपको दो कंडीशन में आपको फाइंड करना है। पहले स्टार कंडीशन में क्या फाइंड करना है? करंट, लाइन करंट। मुझे पता है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट सिमिलर होता है, L इज इक्वल टू IPH। सो जो भी करंट में फाइंड करूंगा वो सेम रहेगा। एंड डेल्टा के लिए मुझे पता है VL इज इक्वल टू VPH। और वेरी सिंपल वे टू रिमेम्बर इज, एक सिंपल रफ पेज में जाके आप ये स्टार बना दो, ये दो लाइन बना लो, ये आपका R हो गया, ये Y हो गया। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा IL, सिमिलर करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस फेज, दिस इज द फेज। फाइन, मतलब यहाँ पे एक लोड है जो जिसको हम फेज बोलते हैं। फाइन, ये दूसरा आपका हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो, क्योंकि यहाँ पे स्टार में वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब आपका लाइन सीधा आपके एक लोड के कोई एक टर्मिनल पे कनेक्ट है। सो ये IPH एंड ये आपका करंट सिमिलर रहेगा। एंड सिमिलरली वोल्टेज की बात करें तो ये आपका लाइन वोल्टेज हो गया VL। तो ये VL है, वहां दो वेक्टर है, एक कौन सा वेक्टर यहाँ पे, ये VPH हो गया, ये भी VPH हो गया। ये दोनों का कुछ एडिशन वगैरह है, मतलब इसके बीच में कुछ रिलेशन है। सो VL इज इक्वल टू √3 VPH। बस, इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप ये याद रख लो, एग्जाम में आपका ये 7 मार्क्स पक्के होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही आप चलिए। फाइन, चलो अभी स्टार कनेक्शन के लिए मुझे सारे कैलकुलेशंस करने हैं। क्या क्या दिया हुआ है मेरे को? R दैट इज 50 ओम, एंड L दिया है मेरे को 0.3 हेनरी, सॉरी हेनरी। राइट, सो अभी मुझे क्या करना है, ये जो दिया है उसके हिसाब से मेरे को अभी कैलकुलेट करना होगा। चलो क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कौन बताएगा? मुझे लाइन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है, क्योंकि पावर फाइंड करने के लिए मेरे को वोल्टेज एंड करंट बोथ फाइंड करना पड़ेगा। फाइन, सो चलो पहले स्टार्ट करते हैं स्टार के लिए। स्टार कनेक्शन, क्लियर? कौन बताएगा पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंपीडेंस फाइंड करना पड़ेगा। फाइन, सो इंपीडेंस फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? Z फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए R एंड XL। एंड XL के लिए मुझे पता है दैट इज 2πfl। क्लियर? सो 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 0.3। जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। चलो ये मेरा यूनिट हो जाएगा ओम। मतलब पाई इज 3.14, सो 30 इंटू 3.14 इज अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस।
90, 93, 94 होगा, एग्जैक्ट बताइए। 94.2. 94.2, क्लियर। तो ये आपका एक्सेल हो गया। नाउ फाइंड आउट जेड इमीजिएटली, दैट इज 50 स्क्वायर प्लस 94.2 होल स्क्वायर। कितना हुआ अभी ये? वन ओके। नाउ ये अभी आप जो फाइंड कर रहे हैं वो Z आपका है पर फेज है या फिर पूरा सिस्टम का? जैसे लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरा एक फेज है, वो इंडक्टर चॉक कॉइल का बना हुआ है, फाइन। तो ये इसका हो गया, फिर यहाँ पे और भी एक है मेरे पास लाइक दिस, तो उसका भी है, नहीं ये एक फेज का है, फाइन। सो ये आपने जो भी फाइंड किया है ना वो Z, वो ZPH लिखा जाएगा पर फेज वैल्यू। गॉट इट? आपको जो रेजिस्टेंस दिया गया है एग्जांपल में वो RPH दिया गया है, दैट इज पर फेज वैल्यू तो 50। यहाँ पे Z की वैल्यू 109 आ रही है। वो जो भी आ रही है आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। अभी मैं आपको जो बोलूँ वो आप मगज में फिट करिए। नंबर ओके 1, सर। हाँ वो Z जो आप अभी फाइंड कर रहे हो वो पर फेज वैल्यू होगा, और एग्जाम्पल में जो वैल्यू दिया जाता है वो वोल्टेज का वैल्यू, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट दिया जाता है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये सारी चीजें पर फेज में दिया जाता है। देखो आप एग्जाम्पल पढ़ो, उसमें कुछ नहीं लिखा है कि ये पर फेज वैल्यू है या फिर कुछ भी है, फाइन। तो देखो यहाँ पर ये ओम दे दिया आपको, ये दे दिया, ये सप्लाई इज द लाइन वोल्टेज, सो सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लाइन वोल्टेज, एंड करंट भी अगर दिया है तो वो लाइन करंट ये दिया होगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करो तो सारी चीजें आइदर कन्वर्ट इनटू लाइन पैरामीटर्स और आइदर कन्वर्ट इनटू फेज पैरामीटर्स, क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे जो फाइंड किया Z वो पर फेज हो गया ZPH, सो ये RPH होगा, ये भी XLPH होगा, पर फेज वैल्यू हो गया, क्लियर। देखो ये 3 फेज में बहुत सिंपल इक्वेशंस है, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है उसको, फाइन। सो ZPH आपका जैसे 109 हो गया, 106 हो गया, डजंट मैटर, पर आपने ये सही इक्वेशंस लिखे एग्जाम के अंदर, हाँ नो डाउट आपका आंसर जो भी होगा उसमें गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका शायद उसमें से कम हो सकता है, बट 5 और 6 मार्क्स तो आप कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर, अगर मेथोडोलॉजी आपकी सही रही, राइट। तो ये ZPH हो गया आपका, ओके। अब मेरे को क्या करना है, करंट फाइंड करना है, करंट। तो उसके लिए मेरे को वोल्टेज चाहिए। अब वोल्टेज मैंने बोला आपको कौन सा वोल्टेज दिया है, आपको दिया गया है लाइन वोल्टेज है सर। लाइन वोल्टेज दिया गया है 415 वोल्ट्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो आपको अभी क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, सॉरी VPH में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, अभी कौन सी हम बात, स्टार कनेक्शन, फाइन। सो स्टार कनेक्शन में वोल्टेज का इक्वेशन मुझे पता है, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VPH। सो VPH को अगर, वाई वी आर फाइंडिंग VPH राइट नाउ, बिकॉज Z इज ऑल्सो इन पर फेज पैरामीटर्स। सो VPH मेरे को चाहिए यहाँ पर, सो इट वुड बी VL by √3. So VL is 415 by √3. It would be approximately 240 approximately. Right? Approximately. Now I'm just writing this approximately. So per phase value मेरे को मिल गया, ये per phase impedance मिल गया, तो per phase current मेरे को मिलेगा क्या, IPH. IPH is क्या, इक्वेशन क्या बनेगा आपका, VPH अपॉन ZPH. क्लियर। तो ये 240 हो गया आपका, एंड ZPH हमने फाइंड किया वो
7 और 5 वॉट एवर 109 जो भी आपका आंसर आता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलो करंट आ गया आपका, पर फेज वैल्यू मिलेगा करंट, एंड द इक्वेशन इज आई मीन इट इज इन एम्पियर। या कितना होगा करंट? ओके फाइन, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.25 एम्पियर। ये आपका कौन सा आ गया? फेज करंट फॉर स्टार कनेक्टेड। अभी आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो line current. लाइन करंट आपको फाइंड करना बोला है। सो फॉर स्टार कनेक्शन यू कैन राइट IL is equal to IPH. So the line current IL is 2.25 ampere. क्लियर? अभी यहाँ पे जो भी समझना था वो हमने समझ लिया। क्लियर? कौन से वैल्यू कौन से पैरामीटर इस तरह से कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें। बिकॉज यहाँ पे देखो आप, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा नहीं, कोई कोई जगह पर वो लिख देंगे ईच ऑफ रेजिस्टेंस है, आपके 3 कॉइल्स दिए, ईच ऑफ रेजिस्टेंस वो दिया है। कभी कभी ऐसा भी देते हैं 50 ओम पर फेज, ये सिंबल भी कभी कभी यूज करते हैं 50 ओम पर फेज या 50 ओम पर फेज, ऐसा भी लिखते हैं लोग। क्लियर? सो वो कैसे लिखते हैं वो आपको थोड़ा समझ लेना है। क्लियर? पर ये देखो यहाँ पे लाइन वोल्टेज दिया है, वो लिखा नहीं होगा कि ये लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, और आपको अगर फेज वोल्टेज होगा तो वो लोग स्पेसिफिकली वहां पर लिखेंगे। सो द फेज वोल्टेज इज दिस फॉर आर फेज वोल्टेज इज फॉर दिस फॉर वाई फेज एंड लाइक दिस। बट ये जो सप्लाई हमारा जो रहता है आपके घर में भी जो रहता है, 3 फेज है अगर, तो वो लाइन वोल्टेज रहता है। और अभी आपके घर में सिंगल फेज आ रहा है, फाइन, तो ये आपके पास जो भी 3 फेज है वो आपके सोसाइटी के बाहर जो भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां पर 3 फेज होता है, फाइन। एंड उसके बाद मैंने बोला है आई कंडक्टेड अ नंबर ऑफ इवन एक्सपेरिमेंट्स फॉर अदर डिविजन्स आल्सो, फाइन। तो उन लोगों को मैंने बोला है कि भाई RYB जो है आपका वो बैलेंस्ड सिस्टम रहता है। उसके बाद आपके जो प्रीमाइसिस होता है वो प्रीमाइसिस में आके सारे लोग वहां पे, ये सारे जैसे अपार्टमेंट हो गए आपके, तो एक कोई भी एक है आपके पास स्टार कनेक्टेड कोई भी एक अपार्टमेंट, फाइन, तो उसमें कहाँ कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर रहता है, फाइन। सो 11 kV से वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा है वो बैलेंस्ड सिस्टम में ट्रांसमिट हो रहा है, एंड दिस बैलेंस सिस्टम इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डेल्टा। पर इस तरफ अगर आता है ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड, सो R Y एंड B, उसका वोल्टेज कितना हो गया 400 वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज होता है? लाइन वोल्टेज होता है, फाइन, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। और एक न्यूट्रल भी होता है। तो जैसे हमारे सारे अपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उनका लोड ऑलवेज अनबैलेंस रहता है। ये घर वाले के पास 2 AC है, उसके पास 3 AC है, उसके पास एक भी नहीं है, लाइक दिस। तो वो कनेक्शंस कैसे होते हैं? तो कनेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे एक फेज आपका आर हो गया इधर, तो ये आर कनेक्शन आपका हो गया, और उनका रिटर्न पाथ कहाँ होगा? न्यूट्रल में होगा। तो ये घर का न्यूट्रल पाथ जो है, यूज द डिफरेंट कलर, तो ये न्यूट्रल आपका किधर हो गया? ये हो गया। अब देखो आर एंड एन, मुझे पता है आर एंड एन के बीच में जो भी वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। क्लियर? तो अभी लाइन वोल्टेज कितना है मेरा? 440 वोल्ट। सो लाइन वोल्टेज इज 440 वोल्ट, तो मेरा फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? Line voltage के equal. नहीं, स्टार कनेक्टेड है ना ये, मैंने बोला कि ये भी डेल्टा, इस तरफ डेल्टा है, इस तरफ स्टार हो गया। स्टार में क्या होता है? बाय रूट। VL upon root 3. क्लियर? कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली? 200 एंड समथिंग।
240, चलो अप्रोक्सीमेटली लिख लो 240। तो आपके घर में जो 240 वोल्ट आ रहा है ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर आपके घर के बाहर जो लगा है उसका एक फेज वहां पे लगा दिया है आपने, फाइन। और वहां से आपको एक न्यूट्रल दिया, प्रोवाइड किया जाता है, वो न्यूट्रल मतलब ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया। क्लियर? अभी एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप। ये दूसरा अपार्टमेंट है, उसने कनेक्शन यहां से दे दिया, जैसे वाई फेज से। क्लियर? एंड उसका न्यूट्रल फिर कहाँ हो गया? तो न्यूट्रल हम ब्लू कलर यूज करें तो न्यूट्रल उसका हो गया इधर कनेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं आपके, ये जो उसको मेंटेन करते हैं, फाइन, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो लोग क्या करते हैं, आर वाई एंड बी तीनों फेज में ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शंस करते हैं कि सारे अपार्टमेंट को आर फेज में कनेक्ट नहीं करते, सारे को वाई में नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे ट्राई कर दे कि बैलेंस में मतलब हर एक फेज में से 100 एम्पियर और 90 एम्पियर या 60 एम्पियर ऐसा एक लेवल में करंट फ्लो। क्लियर? तो आपके घर में जो सिंगल फेज आता है, हम बोलते हैं सिंगल फेज, मतलब उसका जो वोल्टेज आता है ना वो फेज वोल्टेज होता है 230 वोल्ट 240 वोल्ट। और ये जो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का जो मतलब टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो 3 फेज सिस्टम के लिए। इतना समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही। इज दैट ओके? ओके फाइन। तो अभी आपके घर में जो अभी वोल्टेज आ रहा है वो आपके घर में एक ही लाइन है, एक ही फेज है, मतलब एक फेज वाला है और एक रिटर्न पाथ है न्यूट्रल। क्लियर? तो उसको हम लाइन वोल्टेज बोले, फेज वोल्टेज बोले। फॉर सिंगल फेज इट इज ओके, बट फॉर 3 फेज नो, बिकॉज 3 फेज में 440 वोल्ट होता है। अगर 3 फेज कनेक्शन आपके घर में है तो कैसे कनेक्शन किया जाएगा? आपके घर में 3 फेज कनेक्शन है, जैसे आपका अपार्टमेंट में एनर्जी मीटर हो गया 3 फेज का, ये 3 फेज का, तो ये सारे तीनों फेज यहाँ से कनेक्ट होते हैं ऐसे, और न्यूट्रल भी कनेक्ट होता है ऐसे। और ये 3 फेज कनेक्शन किस लिए लेना पड़ता है? जैसे मेरे घर में 5 एसी है, क्लियर? तो इंडिविजुअल एसी कितना करंट लेगा? जैसे 9 एम्पियर टू 16 एम्पियर करंट लेता है सिंगल एसी आपका। 5 एसी हो गया, आपके 100 एम्पियर करंट हो गया। क्लियर? अब 100 एम्पियर करंट के लिए आपको ये कनेक्शन लेना पड़ेगा 3 फेज का। और घर के अंदर आपका जो एनर्जी मीटर है वहां से वो क्या करेगा, एक फेज में एक एसी या 2 एसी कनेक्ट करेगा, उसका न्यूट्रल फिर एंड में देगा, वाई फेज से फिर और 2 एसी कनेक्ट करेगा एंड देन उसको करेगा, देन बी फेज से वो और एक 2 एसी कनेक्ट करेगा और आपका घर का लाइटिंग लोड कनेक्ट करेगा और न्यूट्रल में वो वापस रिटर्न करेगा। क्लियर? तो 3 फेज की जरूरत कब हो गई वो आपको अभी ये क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड बाय द फैकल्टी इन योर एलपीडब्ल्यू एग्जामिनेशन। ये 3 फेज का जरूरत क्यों होगी आपको, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? चलो, ये आपका अंडरस्टैंडिंग का इश्यू हो गया, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको बाद से लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, हाँ उसका रिलेशन पता है, पर कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं वो नहीं पता। क्लियर? चलो, अब दूसरा क्या पूछा गया है आपको? दूसरा क्या पूछा गया है? पावर फैक्टर सर। पावर फैक्टर। चलो, पावर फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे? पावर फैक्टर that is cos phi is r by z। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, rph एंड zph। क्लियर? तो rph मुझे पता है दैट इज 50 एंड z आपने यहाँ पे जो फाइंड किया, हाउ मच इट इज, ऊपर 106.5 106, चलो कितना हो गया ये, 0.47। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा लीडिंग या लीडिंग, क्या लिखेंगे? लेगिंग।
लीडिंग या लिगिंग? लैगिंग सर। लेगिंग सर। वाई? इंडक्टिव सर्किट है इसलिए। इंडक्टिव सर्किट है इसलिए। वेरी वेरी करेक्ट। क्लियर? अब देखो आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, थ्योरी एग्जाम में आपने ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, आपने ये लिखा नहीं एम्पियर कितना करंट है, वहां पे इंपीडेंस में आपने यूनिट नहीं लिखा, ये लेगिंग नहीं लिखा, मतलब ये सारे मार्क्स यहाँ पर आपके कट होते हैं इफ यू वोंट राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपको अगर 7 मत चाहिए, ये लेगिंग लिखो, 7 में से 7 मिल जाएंगे। सो दिस इज द वे यू नीड टू राइट। ओके, अब तीसरा आ गया, पावर ऑफ द सर्किट। क्लियर? आपके पास अभी कौन से पैरामीटर आप देख लीजिए, लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है, फेज वोल्टेज। क्लियर? एंड पावर फैक्टर का वैल्यू भी है आपके पास 0.47। क्लियर? तो मेरे को भी पावर फाइंड करना है, P इज इक्वल टू √3 टाइम्स VL IL cos phi। Why I am using this line voltage and line current? Because line voltage is already given। आपने फेज वोल्टेज फाइंड किया है इसके अंदर? Have you found any phase voltage here? No, नहीं किया है। मेरे पास जो भी पैरामीटर उसका मैं यूज करके यहाँ पे ये कर लेता हूँ। जैसे √3 VL मुझे पता है, दैट इज 415 वोल्ट ऑलरेडी गिवन। IL आपने फाइंड कर लिया, IPH दैट इज 2.25 एम्पियर। एंड पावर फैक्टर भी आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 0.47। क्लियर? तो ये आपका पावर हो गया, अप्रोक्सीमेट पावर जो भी आपको फाइंड करना। 763। ओके 763 जो, चलो 0.1 जो भी है, राइट? बट ये आपका आंसर आ गया पावर का। अब देखो सर, मैं उसको यहाँ पे पावर का इक्वेशन ये यूज कर सकता हूं, यस और नो? ये पावर फाइंड करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। इसलिए कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार कनेक्शन के लिए IPH एंड IL सेम रहेगा, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको वही वैल्यू डालनी होगी 2.25। अब VPH का वैल्यू कितना होगा, वो आपको क्या करना होगा, 415 डिवाइडेड बाय √3 करना होगा, और यहाँ पे √3 के साथ आपने ये कर लिया, फाइन। तो उसको आप √3 के साथ उसको डिवाइड करके वैल्यू एंटर करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। करेक्ट? 240। हाँ, तो नॉर्मली यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज किया जाता है फॉर पावर कैलकुलेशन, √3 VL IL cos phi। क्लियर? अब ये सारी चीजें सीखने के बाद नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ डेल्टा कनेक्शन ऑल्सो। क्लियर? अब डेल्टा के लिए मुझे पता है, चलो मैं फटाफट सारे स्टेप्स लिख लेता हूँ। VPH इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू 415 वोल्ट। क्लियर? लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज सेम रहेगा। अब लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, आपको पता चलेगा। क्लियर? देन IPH मुझे फाइंड करना है। ओके, सो VPH अपॉन ZPH हो जाएगा। VPH कितना है यहाँ पर, 415 वोल्ट, एंड ZPH हमने जो फाइंड किया ऊपर कितना था, शायद 106.5। क्लियर? अब देखो यहाँ पे और ऊपर जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये सिमिलर था, तो हमने यहाँ पे जो करंट फाइंड किया वहां पर VPH का वैल्यू हमने इंसर्ट किया था, यहाँ पे कौन सा वैल्यू इंसर्ट किया, 415। ये 415 हो गया। ऊपर कौन सा वैल्यू हमने यूज किया था, 415 बाई √3, सो 240 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने 240 वोल्ट डाला। क्लियर? तो ये डिफरेंस आ गया आपका। अभी यहाँ पे
करंट देखिए, सो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10600, सो 4 पॉइंट समथिंग होगा आपका, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 क्या, 4 approx. approximately 4 ampere. It may be less than or it may be little greater, right? Because ये 15 है और ये 6 है. So I think a little bit less than this 4. आपका ये आ गया. Exact value दिखाओ कितना होता है? 3.8. 3.89, 3.89 sir. Okay, 3.9 is approximate answer. Fine. चलो, आपको पता चल रहा है अभी. तो ये सारे एग्जाम्पल 3 फेज के कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं होना चाहिए अभी. क्लियर? अब लाइन करंट, आपको फेज करंट मिल गया, लाइन करंट अभी फाइंड करने के लिए पूछा गया है आपको. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइन करंट फाइंड करना. सो आई इज इक्वल टू √3 IPH. क्लियर? तो मेरा ये आंसर हो जाएगा √3 इंटू ये 3.9. अभी देखो 3.89 या 3.9 आप किसी ने 4 लिख लिया, वो थोड़ा बहुत चेंजेस चलेगा. क्लियर? जहां पे पाई आता है, पाई का वैल्यू हम कभी कभी 3.14 लिखते हैं, कभी कभी पूरा पाई का वैल्यू लिखते हैं आफ्टर डेसिमल और 8. सो उसमें थोड़ा सा रहता है डिफरेंस. क्लियर? तो ये डिफरेंस चलेगा, पर ऐसा नहीं कि 4 आंसर है ना आप 5 लिख दो. क्लियर? चलो, तो ये आपका लाइन करंट आ गया. कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 6.73. 6.73. क्लियर? अभी हमारा जो ये लेक्चर ऐसा है कि आपका ये एग्जांपल एक बार माइंड में फिट हो गया, कोई भी एग्जांपल मैं दूं आपको, आप कर सकते हो. कोई भी एग्जांपल दो आप कर सकते हो. इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है आप सब लोगों को कि आप कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा प्रिपरेशन एंड थोड़ा प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होनी जरूरी है. क्लियर? चलो, तो ये हो गया. आप दूसरा क्या पूछा गया है आपको? फाइंड करना है पावर फैक्टर. पावर फैक्टर के लिए RPH और ZPH. तो वो कितना हो जाएगा आपका? RPH 50 एंड ZPH इज 106.5. सिमिलर रहेगा 0.47. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? lagging. Clear? And third option is power is √3 times VL IL cos phi. √3 VL कितना लिखेंगे यहाँ पर? VL is equal to VPH. 4.15. 415. IL कितना होगा आपका? 6.73. 6.73. And power factor is 0.47. कितना हो गया? 2273.7. 2273.7 watt. अब देखो, पावर आपने डेल्टा में कनेक्ट किया और आपने स्टार में कनेक्ट किया. स्टार में कनेक्ट किया तो पावर कितना था आपका? करीबन अप्रोक्सीमेटली 800 समथिंग था. दैट इज 760 वाट. क्लियर? पैरामीटर वही है, वोल्टेज भी सेम है. फाइन. सो पावर आप देखो, यहाँ पे पावर आप ज्यादा यूज कर सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में. स्टार में वो चेंज हो गया. क्लियर? सो ये सारी चीजें आपको समझनी है एंड अकॉर्डिंगली ये आपको करना है. क्लियर? तो अभी दूसरा एग्जांपल दूं, आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए एंड देन आस्क मी कि सर उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो आप अपने आप से डिस्कस करिए. क्लियर? एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. I think 1 hour is over. Do you have any other extra classes today? No, sir. Fine, No, fine. sir. So we can continue for 10-15 minutes more, not an issue. Clear? Sir. Okay. So 3 phase का जो भी इश्यू है आप आज ही सॉल्व करने का प्रयत्न करिए. 100% I damn sure that you will get or you will perform well in examination also. Clear? So चलो दूसरा एग्जांपल के लिए हम अभी ट्राई करते हैं. ज्यादा था तो ये ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछेगी ना. हाँ, ऐसे ही आएगा. अब देखो, ये यहाँ पे लिखा गया है लोड कैसे है, या 3 सिमिलर इंडक्टिव कॉइल्स, मतलब बैलेंस्ड लोड आपको दिया गया है. राइट? ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं.
बहुत सारे। अभी ये ईच ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 3 फेज है तो एक फेज का रेजिस्टेंस 50 ओम मतलब क्या हो गया 50 ओम पर फेज ऐसा। सो अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये दूसरा एग्जांपल आ गया। फाइन, 3 identical resistors of 20 ohm are connected in star to a 415 volt 3-phase 50 hertz supply। अब क्या पता चला उससे कि यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है। तो ये जो आपका स्टार कनेक्शन है वहां पर रेजिस्टर यूज किया गया है। अब रेजिस्टिव सर्किट में मुझे पता है पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर क्या होगा 1। 1. 1. इंडक्टिव कॉइल में क्या होता है जो हमने कैलकुलेट किया cos फाई R/Z। फाइन, यहाँ पे R एंड Z सिमिलर रहेगा, वो आपको पता है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, देखो कैलकुलेट द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई बाय द लोड। अब टेकन फ्रॉम द सप्लाई, सर पावर तो कंज्यूम होता है लोड में, जो भी कंज्यूम लोड में होता है वो पावर कहाँ से आता है, लाइन से ही आता है। फाइन, सप्लाई सिस्टम से ही आता है। फाइन, तो ऐसा भी बोला जाए कि भाई कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड और टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, मीनिंग इज सिमिलर, सेम। क्लियर, ओके। चलो, ये आपका पहला ऑप्शन है, वहां पे आपको पावर फाइंड करना है। फाइन, सो VL, IL, cos फाई वगैरह आप यूज करेंगे क्लियर पावर फाइंड करने के लिए। अब VL यहाँ पे कौन सा कनेक्शन दिया गया है, स्टार कनेक्शन दिया गया है, स्टार का वोल्टेज दिया गया है दैट इज VL 415 वोल्ट। क्लियर, तो IL फाइंड करेंगे। अब IL फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पावर का इक्वेशन यूज करेंगे √3 VL/IL cos फाई। अब सर पावर फैक्टर कहां से लाएंगे, तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे दिया है। क्लियर, Yes, sir. फाइन। सो ये सारी चीजें छोटी छोटी है पर आपको ध्यान में रखनी है। ये 7 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे बाय हैविंग 5 और 6 इक्वेशंस विथ यू। क्लियर, तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप से, कर सकते हैं। ओके फाइन, सो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप हियर। वोल्टेज तो आपको दिया है VL 415 वोल्ट। आपको अभी लाइन करंट फाइंड करना है IL। कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू जो आपको दिया गया है वो पर फेज वैल्यू है। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम मतलब एक 20 ओम का हो गया, आपके पास 3 है अलग अलग, उसको स्टार में कनेक्ट किया जाता है। ये 20 ओम, ये 20 ओम और ये। तो लाइन करंट कैसे फाइंड करेगा आप लोग, into 3 वो मतलब फेस करंट हो जाएगा ना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये पर फेज वैल्यू दिया गया है, आपको क्या मिलेगा फिर रेजिस्टर फेस का करंट फाइंड करना पड़ेगा सर पहले। IPH फाइंड करना पड़ेगा, है ना। IPH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, VPH अपॉन RPH और ZPH। Z अपना ये रेजिस्टर है मतलब RPH। क्लियर, सो VPH कितना होगा अभी यहाँ पे फॉर स्टार कनेक्शन, चलो 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 VPH के लिए क्या करेंगे 415 by √3, VL is equal to √3 times VPH for star, so VPH is what VL by √3। क्लियर, तो ये आपका VPH क्या हो गया VL by √3, VL is how much 415 volt, so 415 volt by √3 and RPH 240. 20 ohm। clear, so 415 divided by √3 into 20, ये आपका आंसर हो गया IPH 11.9.
11.9, सो अप्रोक्सीमेटली 12 एम्पियर। फाइन, ये आपका आंसर हो गया अभी आईपीएच। हमने आईपीएच क्यों फाइंड किया? सर क्योंकि वो सारे कॉन्टिन्यूस फेस में दिए हैं हमें। हाँ, सो एक चीज माइंड में फिट करिए, आपको पैरामीटर जो भी दिए जाएंगे वोल्टेज करंट के वो लाइन में देते, बट जब आप उसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स, तब सारे चीजों को आपको कन्वर्ट कर देना होता है फेज में। वो इजी रहता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी पैरामीटर्स जो आपको दी गई है वो फेज में पर फेज, जैसे इंडक्टेंस हो गया आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, फिर रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें पर फेज ही होती है हमेशा। टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि स्टार कनेक्शन में 3 अलग अलग फेज है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। क्लियर? सो टोटल रेजिस्टेंस वो आपको नहीं देंगे। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपने एक स्टार डेल्टा कनेक्शंस का डीसी सर्किट में एक बार आपने वो पढ़ चुके हैं आप कि डेल्टा से स्टार में और स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं पैरामीटर्स। सो ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी वहां से हटाने के लिए आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल सोल्व करो, सबसे पहले लाइन वोल्टेज लाइन करंट दिया है, हाँ दिया है, उसको फेज वोल्टेज एंड फेज करंट में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड बाकी सारी चीजें जो है आपकी, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, आपका इंडक्टेंस हो गया, आपका कैपेसिटेंस हो गया, वो सारी चीजें पर फेज दिया, तो सारी चीजें आप पर फेज में कन्वर्ट कर, अभी आपने ये कन्वर्ट कर लिया, फाइन। पर फेज आपका आईपीएच आपने ये अभी अभी आपको क्या करना है, पावर फाइंड करना है। पावर इज √3 VLIL cos phi, मुझे पता है, फाइन। और दूसरा इक्वेशन मुझे पता है 3 टाइम्स VPH IPH cos phi। अब मेरे पास कौन से पैरामीटर अवेलेबल है? करंट पर फेज अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, मैं उसमें डाल दूं। VPH मेरे को पता है, हाँ VPH मेरे को पता है, तो उसमें डाल दूं, ये इक्वेशन डाल दूं, आपको पावर मिल जाएगा। क्लियर? अभी ये इक्वेशन में डालने के लिए आपको फिर लाइन करंट IL फाइंड करना होगा। क्लियर? तो IL फाइंड करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? IPH तो दिया है, IL भी आप फाइंड कर सकते हो, बट इन स्टार कनेक्शन वी नो दैट IL इज इक्वल टू IPH। क्लियर? तो ऐसे करके आपको आंसर जो भी पूछा जाए, जैसे आपको पूछा जाए कि पावर फाइंड करो, लाइन वोल्टेज फाइंड करो, या फेज वोल्टेज फाइंड करो, बट सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, आफ्टर राइटिंग ऑल दिस गिवन डेटा, गिवन पैरामीटर्स, first of all you need to write or you need to convert all these different parameters into per phase values। सॉल्यूशन के लिए पर फेज में चले जाओ और बाद में आपको जो भी इंटीग्रेटेड रिजल्ट्स पूछा जाए उसमें आप कन्वर्ट करो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये चीज आप खुद से पढ़ो तो ये आप नहीं कंपाइल कर पाओगे, और उसमें क्या हो जाएगा, फिर आप बाद में पछताओगे कि सर ये तो इतना सिंपल था, इक्वेशन में डालना था और मैंने गलती कर ली। क्लियर? चलो, अब सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन फॉर दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा। तो ये मैं पार्ट स्किप कर लूं, आप कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. कर सकते हो डेल्टा के लिए? ओके, सो आई विल स्किप दैट पार्ट। नाउ थर्ड केस, if one of the resistor is open circuited, in each case calculate the power consumed by the load। in each case मतलब एक स्टार में हो गया, एक डेल्टा में हो गया, तो हम स्टार में अभी देखेंगे, डेल्टा में आपको करना है। क्लियर? तो अभी यहां पर 4 चीजें पूछी गई है, इट माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ 7 और 8 मार्क्स। क्लियर? चलो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक आर फेज हो गया, रजिस्टर दिया है, मतलब वी विल ड्रॉ रजिस्टर। ये दूसरा मेरा रजिस्टर हो गया, ये तीसरा रजिस्टर हो गया स्टार में। अब डेल्टा में आपको खुद से करना है। क्लियर? अभी लाइन वोल्टेज कितना दिया है दो लाइन के बीच में? 415 वोल्ट। तो ये आर एंड ये वाई के बीच में आपको वोल्टेज दिया है 400 एंड VL इज 415 वोल्ट।
क्लियर? ये रजिस्टर आपको 20 दिया है, ये भी 20 दिया है एंड ये भी 20 दिया है। क्लियर? नाउ उन्होंने बोला कि भाई एनी वन ऑफ द रजिस्टर इज ओपन सर्किटेड, तो कोई एक रजिस्टर को मैं ओपन सर्किट कर लूं, जैसे इसको निकाल दो, ये ओपन सर्किट हो गया। मतलब अब सर्किट देखो क्या हो गया आपका, यहां से एक जंक्शन था, वो जंक्शन निकल गया। मतलब ये दोनों रजिस्टर आपके कहां पे हो गए अभी? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज में हो गए, फाइन। सीरीज सो में। अभी ये करंट फ्लो होगा आपका यहां से, और ये करंट का आपका रिटर्न पाथ हो गया। क्लियर? अब ये 3 फेज सिस्टम रहा नहीं, बिकॉज तो लाइन करंट है। हाँ, अब ये सिंगल, आप जैसे सिंपल पहले जो कैलकुलेट करते थे सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, वो ही यूज करना है यहाँ पर। तो मुझे करंट फाइंड करना होगा, आईएल करंट, लाइन करंट। मतलब अभी लाइन करंट बोलो या फेज करंट बोलो, क्योंकि अभी ये आपका हो गया फेज वाला एंड ये आपका रिटर्न पाथ हो गया यहाँ पर। यहाँ न्यूट्रल का भी अभी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये सर्किट आपका सिंगल फेज, मतलब एक फेज आपका चला गया है इधर से। सो मुझे करंट फाइंड करना है, मेरे को वोल्टेज कितना है, अभी ये दोनों के बीच में भी वोल्टेज कितना था, 450 वोल्ट। करेक्ट? लाइन वोल्टेज तो कोई भी दो लाइन के बीच में 450 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो मुझे लाइन करंट फाइंड करने के लिए अभी क्या करना होगा, 450 divided VL by अपॉन R इक्विवेलेंट। VL 415 एंड 40 अपॉन 40। 20 प्लस 20। सो ये इतना करंट कितना हो गया मेरा अभी अप्रोक्सीमेटली 10.375। 375। अब पावर कंज्यूम्ड का इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे? 3 VL IL cos वी phi। आई अभी कहाँ, यहाँ पर, स्क्वायर बाय यहाँ पर 3 फेज सर्किट है ही नहीं। अब वाई वी आर यूजिंग 3 टाइम्स VPH IPH cos phi और 3 टाइम्स VL IL cos phi? कैन वी यूज द सेम इक्वेशंस? नो सर। नहीं कर सकते। क्लियर? समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस सर, सही। वो आपने घर वाला एग्जांपल दिया था वही हुआ ना? मतलब आपने जो पहले दिया कि घर में जब आपके करंट आता है तो लाइन हो जाता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वही सिमिलर। चलो उसमें एक और एडिशन में करता हूँ अभी। यहाँ पे न्यूट्रल भी है हमारे पास एक, फाइन। ये न्यूट्रल हो गया मेरा। तो अभी मेरा सर्किट कैसे हो जाएगा, जैसे ये जस्ट अ मिनट, इसको हम निकाल लेते हैं। नाउ हियर दिस इज द काइंड ऑफ सर्किट आर फेज। ये आपका एक रेजिस्टर हो गया और ये आपका रिटर्न पाथ हो गया न्यूट्रल वाला, फाइन। एंड दूसरा आपका ये बी फेज हो गया और ये आपका ये एक रेजिस्टर हो गया 20 ओम, फाइन। तो अभी पावर कंज्यूम एक इस सर्किट में होगा और दूसरा पावर कंज्यूम आपका इसी सर्किट में, मतलब यहां से इस सर्किट में होगा। ये न्यूट्रल आपका यहां पर रहेगा। ये चीज क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड इन स्टार में कनेक्टेड है। ये निकल गया पर ये न्यूट्रल तो है ना आपका। अभी ये 20 दिया, अगर 20 नहीं है 10 ओम हो गया आपका ये वाला। मतलब दोनों फेज में आपका वैल्यू ऑफ करंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट एंड फॉर दैट वी नीड अ रिटर्न पाथ टू फ्लो। क्लियर? तो ये चीज भी आपको समझनी है। तो एक पावर यहाँ पे कंज्यूम हो गया, मतलब ये करंट जो फ्लो होगा, कितना करंट हमने फाइंड किया, 10 पॉइंट समथिंग, फाइन। तो यहाँ पे भी एक आई स्क्वायर आर हो गया पावर आपका, एक आई स्क्वायर आर यहाँ पर भी हो जाएगा। सो either you can multiply this power by 2 also, 2 into I square into RPH, IL लिखा है IPH जो भी है आप लिख सकते हैं। सो ये 2 टाइम हो जाएगा आपका।
3 फेज में से 2 फेज सिस्टम हो गया आपका। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. फाइन फाइन। सो आप सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गो फॉर डेल्टा कनेक्शंस आल्सो। चलो, और एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर स्टॉप करेंगे। चलो, यहाँ पे यू कंसिडर दिस एज 60 एंगल 30 डिग्री हियर। So the balanced delta connected load is given. वहां पे क्या वैल्यू दिया है आपको? 60 एंगल 30 डिग्री ओम पर फेज is connected across 3 phase 400 volt 50 hertz सप्लाई। बहुत सारी चीजें दी गई है यहाँ पर। एक तो बोला गया है भी बैलेंस्ड डेल्टा है, डेल्टा ऑलवेज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, फाइन। मतलब ये जो वोल्टेज आपको मिला जाता है यहाँ पे, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज सिमिलर रहता है, फाइन। एंड आई ऑलरेडी कन्वेड मेनी टाइम्स दैट बैलेंस्ड कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एंड जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां तक पूरा बैलेंस जाता है, एंड एट द एंड ऑफ कंज्यूमर साइड वहां पर अनबैलेंसिंग शुरू होता है, तो वहां से फिर हम स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द लाइन करंट, पावर फैक्टर एंड पावर कंज्यूम्ड। अभी ये आपको दिया गया है रेजिस्टेंस और इंपीडेंस से फॉर एन एग्जांपल, फाइन। अभी ये पोलर फॉर्म में दिया गया है। कौन से फॉर्म में दिया है? पोलर फॉर्म में। क्लियर? मतलब क्या दिया गया है आपको? ZPH इज इक्वल टू 60 एंड एंगल 30 डिग्री पर फेज दिया गया है। क्लियर? नाउ डेल्टा कनेक्टेड VPH is equal to IPH, VPH is equal to VL डेल्टा कनेक्टेड के लिए। क्लियर? सो यहाँ पे VL लिखूं या VPH लिखूं? सिमिलर थिंग। कितना दिया गया है मेरे को? 400 वोल्ट। और अभी इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, बिकॉज इट इज गिवन इन पोलर फॉर्म। क्लियर? तो ये पोलर फॉर्म में ये 60 जो दिया गया है वो मैग्नीट्यूड है आपका, एंड एंगल जो दिया गया है वो दो के बीच में एंगल है, दो अलग अलग रेंज इंपीडेंस। तो यहाँ पे अभी डेल्टा में मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख सकता हूँ। क्लियर? सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस वोल्टेज in the polar form, impedance is in polar form, will get the answer of current in polar form। करंट मुझे फाइंड करना है IPH, वो भी आपको पोलर फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. फाइन। सो अभी मुझे IPH फाइंड करना है, तो IPH इज व्हाट? VL upon में ZPH. नॉट VPH अपॉन Z। Sorry, VPH. Sorry, sir. I already said before that when you solve with phase parameters, you will not get confused anytime। Yes, sir. Okay, fine। So VPH कितना हो गया हमारा? 400 volt, 100 angle is 0 degree, 0 degree, and here it is 60 and angle is 30 degree। 30 degree. मैंने डिवीजन को बताया आप लोगों को, डिवीजन कैसे करते हैं। इसका तो सीधा सीधा डिवीजन हो जाएगा। 400 by 60 कितना हुआ? 6.66. 6.66. How much? 6.66 something. 6.67 6. एंड एंगल आपका क्या होगा? ये थीटा phi1 minus phi2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन डिवीजन। सो 0 minus 30 डिग्री। सो आंसर इज 67 एंगल 30 डिग्री। Minus 30 degree. दिस इज योर IPH। क्लियर? अब लाइन करंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे अभी, बिकॉज दे आस्क्ड अबाउट लाइन करंट, सो लाइन करंट √3 into IPH. line current would be, now see delta connected, fine। तो डेल्टा के लिए आपने ये इक्वेशन तो लिख दिया वोल्टेज के लिए। करंट के लिए क्या होगा? VL is equal to √3 times VPH। क्लियर? अभी आपको फेज करंट आपने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड इज 6.67। क्लियर?
अब देखो वोल्टेज का आपने यहाँ पे 0 लिया है, मतलब ये वोल्टेज वेक्टर आपका ये रेफरेंस हो गया कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। अभी ये -30 करंट है आपका, तो करंट का ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 6.67, बट एंगल इज -30 डिग्री, सो दिस इज -30 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका करंट वेक्टर हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया आपका। क्लियर? अब लाइन करंट मुझे फाइंड करना है, वेयर आई एम नॉट गोइंग टू whether it is -30, whether it is +30, because the magnitude is what 6.67. So I am going to use √3 times. √3 into IPH. So √3 is 1 point something and IPH is 6.67. तो ये आपका लाइन करंट हो गया 11.5. 11.5 whatever it may be. क्लियर? समझ में आ रहा है अभी? क्योंकि Yes, sir. आपको सारे पैरामीटर्स अगर पोलर फॉर्म में दिए हैं तो आपको वोल्टेज भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, आपका इंपीडेंस भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड करंट जो भी फाइंड करते हो आपको वो पोलर फॉर्म में मिलेगा। फाइन, ये पोलर फॉर्म में आपको मिलेगा करंट वगैरह जो भी मिलता है। यस, नहीं नहीं, ये देखो आप, हाँ यहाँ पे आपको जो दिया है वो ऐसे दिया गया है 60 एंड एंगल 30 डिग्री। क्लियर? अभी ये आपको यहां पर दिया गया है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है ये मुझे बताओ। चलो 60 एंगल 30 डिग्री ये दिया गया है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है? 60 मैग्नीट्यूड और 30 डिग्री एंगल फेस। हाँ, पर ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है ना, अभी इंपीडेंस है। इम्पीडेंस है। हाँ, वी नो दैट इंपीडेंस Z इज R प्लस JX। उसमें R वाला पोर्शन कितना है, एक्सेल वाला पोर्शन कितना है, मुझे पता नहीं है उसके अंदर। So better is that you use this conversion, all these parameters from any other form to polar form, and it would be very simple. See, आपने देखो वोल्टेज दिया है, वोल्टेज आपको 400 वोल्ट दिया है, डेल्टा कनेक्टेड दिया है, मतलब VL IPH आपका ये हो गया। सो आप ये रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री का। फाइन, सो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि वो एक 0 डिग्री पर, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वोल्टेज का एंगल 0 है। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, ये एंगल हो गया। अब उसके हिसाब से मेरे पास इंपीडेंस हो गया ये, तो इंपीडेंस का मुझे पता चला कि भाई चलो 30 डिग्री का ये। तो अब मेरे पास दो ही चीजें हैं यहाँ पर, इसका ट्राइंगल हम बनाएं, ट्राइंगल हम बनाएं ये वाला इसका। तो कैसे बनेगा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसमें Z दिया गया है, मतलब 60 एंड उसका एंगल 30 डिग्री दिया है। तो मैं R एंड एक्सेल फाइंड कर सकता हूं इधर। Yes, sir. Clear? We can resolve these components to by multiplying cos 30 and by multiplying sin 30. Clear? तो R एंड एक्सेल मैं फाइंड कर सकता हूं उसके अंदर। इसके हिसाब से भी आपको उस R एंड एक्सेल मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी आपको करना है वो आपका कन्वेंशनल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें कन्वर्जन करने के बाद आपको फिर बाद में ये सारी चीजें करनी है, इट्स बेटर कि ये 3 स्टेप में आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाए। जैसे आपको ये मिल गया, VL लिख दिया, IPH मिल गया, सीधा सीधा डिवीजन एंड मल्टीप्लाइंग। अभी यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लाइंग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है एंड ये एंगल का एडिशन होता है। मैंने बताया था आप लोगों को एक लेक्चर में। क्लियर? मतलब नहीं 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 नहीं, देखो ये आपने लिख लिया अभी, ये आपका फेज करंट हो गया 6.63 एंगल 30 डिग्री वाला है। फाइन, और ये अभी लाइन करंट जो है यहाँ पे अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन, मेरे को अभी मैग्नीट्यूड पूछा गया है यहाँ पे, लाइन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर? तो ये इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, इफ यू वांट टू राइट एन एंगल यू कैन राइट एन एंगल आल्सो। क्लियर? अब पावर फैक्टर फाइंड कर रहे हैं मेरे को, चलो पावर फैक्टर cos फाई,
ये कौन सी सर्किट हो गई अभी? इंडक्टिव सर्किट, बिकॉज करंट इज इन लेगिंग पोजीशन। यहाँ पे देखो कोई जगह पर लिखा है कि ये सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? नो सर। Fine. But with the help of this phasor diagram where minus 30 degree is there, current is there, fine, which is lagging in position with respect to voltage. So we can say it is a lagging circuitry. So जो भी power factor आप find करेंगे, power factor cos phi, it may be cos minus 30 or cos 30 would be the same answer. Clear? Cos 30 का आंसर कितना मिलेगा आपको? 0.86. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना, क्या? लैगिंग। यस। अगर ये आपका +30 आता है, मतलब ये करंट ऊपर जाता है आपका, फाइन, लोडिंग। देन यू शुड राइट लीडिंग। तो ये चीजें जो है ना आपको प्रिसाइजनेस कि वहां पे लेगिंग लिखना है, लीडिंग लिखना है, अगर आपने ये नहीं लिखा ना आपका 1 मार्क चला जाए। एंड देयर आर प्रोफेसर्स हु ऑलवेज लुक इनटू दिस कि चलो ये नहीं लिखा उसका 1 मार्क निकाल। क्लियर? यस सर। पावर फैक्टर भी हो गया। अभी क्या फाइंड करना है आपको? फिर पावर फाइंड करना है। √3 VL cos phi, मेरे पास VL है, हाँ है 400 वोल्ट। IL मैंने फाइंड किया, cos phi फाइंड किया, वी कैन कैलकुलेट पावर। यस सर, हो जाएगा सर। क्लियर? चलो ये 3 एग्जांपल में अगर हमें जैसे इस क्वेश्चन में तो सर हमारे पास इम्पीडेंस 60 डिग्री एंगल 30 दे रखा था। अगर हमें सर कोई RXL की फॉर्म में दे रखा होगा तो हम मतलब सर ओरली करके डायरेक्ट उसका एंगल लिख दें या फिर मतलब सर हमें ट्रायंगल बना के प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा? देखो ये एंगल इसलिए दिया है कि ये सर्किट आपका इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है। अगर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल आपका 0 है, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी है। तो यहाँ पर ये 60 एंगल 0 दिया गया, से इंस्टेड ऑफ 30 इफ इट इज गिवन 0, 60 एंगल 0, द मीनिंग इज दैट द सर्किट इज रेजिस्टिव बिकॉज देयर इज नो एंगल। यहाँ पे हमने जो वोल्टेज वाला जो इक्वेशन लिखा 40 एंगल 0, ये भी आपका इंपीडेंस भी हो गया आपका, मतलब 40 एंगल 0 दैट इज द वोल्टेज एंड 60 एंगल 0 ऐसा दिया है आपको। अगर यहाँ पे 0 मतलब ये 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा आपका, फाइन। सो आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 60, 6.67। बट ये एंगल -30 नहीं आएगा आपका। वेक्टर डायग्राम विल बी लाइक वोल्टेज एंड करंट वुड बी द सेम, सो देयर इज 0 एंगल हियर। सो यहाँ से ये एंगल से आपको पता चल जाएगा whether it is a inductive circuit, whether it is a resistive circuit, whether it is a capacitive circuit। सर अगर सिर्फ क्वेश्चन में हमें अगर Z जो इम्पीडेंस है वो हमें R प्लस ZXL की फॉर्म में दे रखा हो, हाँ हाँ वो आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्पीडेंस के फॉर्म में, जो भी दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में या उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग सच एग्जाम्पल्स। These are simple methods। क्लियर? अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्लियर? 2 मार्क या 3 मार्क में आपको पूछा गया अभी जैसे एडिशनल टेस्ट, तो उसके अंदर सीधा सीधा आपको पता है कि 60 एंगल 30 डिग्री 30 प्लस दिया है, फाइन। अब मैं उसका करंट फाइंड करूंगा ना तो क्या होगा? वो 0 माइनस 30 होगा, जैसे यहाँ पर होगा। क्लियर? सो ये करंट +30 दिया है, मतलब इंपीडेंस आपको +30 दिया है, तो करंट आपका ऐसे जैसे डिवाइड करेंगे आप तो -30 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा उससे पता चल जाएगा कि भाई ये +30 है, मेरा एंगल माइनस में आएगा वो करंट का, एंड ये लेगिंग सर्किट है। अगर -30 दिया है यहाँ पर 60 एंगल -30, मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाए और फिर 1 2 3 4 ऑप्शन भी दिए जाए, क्लियर? कि ये सर्किट कैपेसिटिव है, उसका पावर फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो लेगिंग होगा या लीडिंग होगा। तो आप सीधा सीधा ये सीधा देख के ही लिख सकते हैं कि नहीं सर इसका लीडिंग होगा, नहीं सर इसका लीडिंग होगा। I think it's enough for today. And Yes. let me know
whether is effective और आपको कुछ समझ में आया, सीखने को मिला, या फिर यस ये लास्ट वाला क्लियर हो गया सर। अभी थियोरी क्लासेस में क्या होता है कि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उसके हिसाब से वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस नहीं होती। क्लियर? बाकी आप देख लीजिए न्यूमेरिकल के लिए जो भी कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक का आपको डिस्कशन करना है डिटेल में, तो बेसिक में जाइए, बेसिक फंडामेंटल। अभी आप देखो 3 फेज का कोई भी एग्जाम्पल आया, आप कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, वाई वेदर इट इज ऑफलाइन, आई मीन ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्लियर? तो ये आपका एडिशनल टेस्ट में आपको बेनिफिट करेगा 3 फेज सर्किट। फाइन, एंड विद इन अ डे और 2 you will get notice from course coordinator regarding the syllabus of an additional test, where we are planning, yet not decided, but and do not discuss with the other students also. Fine. और ये सिंगल फेज एंड 3 फेज का शायद आपको उसमें सिलेबस दिया जाएगा। सो विल नॉट कवर दैट नोडल एनालिसिस, डीसी सर्किट वाला हम एनालिसिस में नहीं लेंगे, मतलब उसका रिव्यू सर्किट जो डीसी रिव्यूज वाला सर्किट का चैप्टर है वो हम अभी एडिशनल टेस्ट में कंसिडर नहीं करें। क्लियर? ओके सर। ओके सर। आई थिंक तो सेम एंड में सारे चैप्टर आएंगे। सेमेस्टर एंड, हाँ हाँ सेमेस्टर एंड में पूरा नहीं सिलेबस सर, वो कोर्स पॉलिसी में वो 6 यूनिट है, सारी यूनिट आएगी, मतलब वही मतलब सर कोर्स तो पॉलिसी में मतलब वो जो 6 यूनिट्स है ना। सारे पूरा सिलेबस होगा। ओके सर। तो जैसे BL थ्योरी सॉल्व करने के किया तो सर उसमें तो जैसे कि यूनिट्स के अंदर हमारे पास एक ही टॉपिक लिया गया, बट उसमें तो हमें फुल लेंथी चैप्टर्स दिए हुए हैं और कुछ डिफरेंट नहीं कॉन्सेप्ट नहीं भी हैं। नहीं, जितना हम कवर करते हैं अभी अब तक मैंने जो किया है, जैसे ये सिंगल पे अपना आप देख लीजिए, कैपेसिटर वाला देख लीजिए चैप्टर, या फिर हाँ बिकॉज मैग्नेटिक वाला। we have limited period of time of 12 weeks and the syllabus is too much lengthy. ओके सर। बोल सकता हूँ कि एक एक चैप्टर में, ये 3 फेज वाला चैप्टर पूरा सेमेस्टर पढ़ा सकते हैं, एंड ये 3 फेज वाला चैप्टर 2 घंटे में भी उसको पढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो अभी आप आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम में है आप, फाइन। तो ये सारी चीजें अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, तो कंट्रोल वहां पर जाएंगे तो 3 फेज इक्विपमेंट्स भी रहेंगे वहां पर। क्लियर? ओके सर। कंट्रोल तो ऐसा नहीं कि भी चलो सिंगल फेज पे सप्लाई होगा कंट्रोल होगा, 3 फेज होगा कंट्रोल होगा, मैकेनिकल के कोई इक्विपमेंट्स आ गए उसका कंट्रोल है। तो ये सारी चीजें अभी जो पढ़ रहे हो ना, 3 फेज वाला या सिंगल फेज वाला, वो सारी चीजें वहां पर काम को लगेगी। कोई भी ओके सर। पार्ट सर नहीं है, हाँ। पर अभी बेसिक आप ले लो, उसमें डिटेल में मत जाओ। अभी जो आपका ऑफलाइन एग्जाम है ना, उसके अंदर इतना जी डिटेल में मत जाओ कि जैसे BL थ्रेजा में आप अनसोल्ड एग्जाम्पल देखो, 15 20 25 एग्जांपल्स दिए गए। क्लियर? अभी ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हमने सॉल्व करे, क्लियर, आर मोर देन इनफ इफ यू अंडरस्टैंड दिस 3, मोर देन इनफ फॉर परफॉर्मिंग इन द एग्जामिनेशंस। तो सर जो BL थ्योरी में हमारे पास कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, मतलब ये पुणे बोर्ड, गुजरात बोर्ड और ऐसे हाँ लिखे हुए, हाँ हाँ अगर वो करें या फिर सिर्फ जो हमें सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं वो करके छोड़ दें, क्योंकि सर अनसॉल्व भी बहुत सारे हैं। हाँ, आप अनसॉल्व के बारे में मत सोचिए, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ टाइम राइट नाउ टू सॉल्व। यस वो बहुत ज्यादा ही है। बेटर कि आप जो दूसरा बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, दैट इज टेट्राई। यस उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं। इवन BL थरेजा है आपके पास, उसमें भी सॉल्व एग्जांपल्स है। उसके अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देख लो। जैसे मैंने ये 3 पिक किए हैं ना, वो 3 ऐसे पिक किए कि तीनों में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कुछ दिख रहा है। क्लियर? तो एक बार समझ लिया, फिर देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशंस। सर आप कौन सी टेट्राई वाली बुक मतलब की थी आपने? तो सर एक वो पटेल वाली की थी ना, क्या नाम था सर? सॉरी प्रोफेसर यू पटेल।
हाँ सर, बट सर वो तो फिर यहाँ पे कहीं अवेलेबल ही नहीं हो रही। आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? राजस्थान। Okay. So don't worry about it. You can use BL Thereja also. Fine. Most of the things are similar, but ये जो पूरा बुक है ना उसके अंदर आपके जैसे अभी ग्रे कोड या फिर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारी चीजें एक ही बुक में दे दी है यस सर। because the professor is in our university and he has made this book. क्लियर? तो आपको और जैसे BL Thereja आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आपको दूसरी बुक रिफर करनी पड़ेगी फॉर पावर आई मीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। क्लियर? एंड वो कोर्स पॉलिसी में आपको दिया गया है कि कौन सी बुक यूज करनी है, कैसा है। यस सर। Fine. And most of the things I have shared with you regarding this YouTube videos. Clear? मैंने वो WhatsApp पे आपको सबको दिया है. So that will be also benefited to you for understanding. Clear? Okay. Again, I'm planning, not sure, but I'm planning one more lecture on 26th Republic Day, on 26th of January, which is, I think, on Wednesday. Clear? So if time permits, again, we will have a 1 or 2 hour session and then we will go for single phase circuits. उसके भी examples ऐसे ही आप एक बार समझ लो, then you don't need to read even afterwards. Clear? ओके सर। Fine. Thank you for Thank you, sir. कितने थैंक यू सो Very, बच्चे, very good. थैंक यू सर। कितने लोग आप आज आए हैं मीटिंग में वो भी मुझे नहीं पता, आउट ऑफ से 80. क्लियर? ओके, पर जितने भी हैं उन लोगों को कुछ बेनिफिट तो हुआ है आज। चलो ठीक है। सो स्टॉप नाउ, और इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कोई है बच्चा मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। अरे बेटा, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप लोगों को आशीर्वाद, आप खुद को आशीर्वाद की जरूरत है अभी। एंड आई ऑलवेज ब्लेस्ड फॉर योर बेटर फ्यूचर। Thank you, sir. क्वेश्चन डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में करनी है या मेल करने हैं? आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं मेरे को, बिकॉज ओके सर। right now there are 30, I think 30 students are there out of 78. Fine. So मतलब सारे लोगों को अभी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, करने में। ठीक है, सबका अलग अलग अपना एक रवैया होता है करने के लिए, पर जो भी है आप मेल भी कर सकते हैं, नो इश्यू। फाइन, देन आई कैन आंसर एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी। यस सर। Okay. Any other subjects where you find any kind of difficulties, you can even share with me also. So we will try to solve such kind of things. Sir, physics में मतलब न्यूमेरिकल्स करने में यस सर, फिजिक्स। Physics में कौन पढ़ा रहा है अभी? कितना मैडम? इतना अच्छा, एक बार आप मेल से एक बार रिक्वेस्ट करिए कि मैम वी आर फेसिंग सम इश्यूज हाँ रिगार्डिंग, सर, अगर सॉल्व नहीं मतलब हो मैम से हमने बात की थी, वो सर आपसे बात करने को कह रहे थे कुछ। उन्होंने कहा था कि आपका मतलब कोई एक लेक्चर मैम ने कहा था कि या तो मैं ले लूंगी तो तुम उसमें पूछ लेना। उन्होंने ओके ये कहा। फाइन, तो मैं बात करूंगा। अगर ठीक है, आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ वेदर टू गेट पास और वेदर टू गेट फेल। क्लियर? अगर फेल वाली बात आ जाती है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स उसमें डालने पड़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स। क्लियर? बट ये अभी जैसे मैं आपको अभी ये 3 फेज का कि आपको 3 फेज की अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए, ऐसे ही करके करना पड़ता है हर एक चैप्टर में। क्लियर? एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस होता है तो मैं नॉर्मली जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट वाला जो 2 घंटे होते हैं ना, उसके अंदर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बच्चों को सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया आपका कोई भी एक, तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। जहाँ प्रैक्टिकल करना होता है फिजिकली, यहाँ तो हम वीडियोस दिखाते हैं, आप लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद 1 घंटे क्या हम डिस्कस करें, तो पूरा 2 घंटे का वो डिस्कशन होता है। क्लियर? बट ये सारी चीजें ऑनलाइन में नहीं हो।
फिर भी ठीक है, जितना भी हो सके हम करेंगे। फाइन, ओके फाइन, सर थैंक यू। हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन ही होगा क्या? बेटा अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि अभी जो हायर सेमेस्टर तो कमेंस्ड हो चुका है। क्लियर, लाइक आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, बाद सारे बच्चे अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, बट लेबोरेटरीज आर हाइब्रिड मोड। उसमें बहुत सारे जो बच्चे लोकल है वो लोग आते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी सेशन में, और उनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है। क्लियर, सो क्योंकि हॉस्टल का इश्यू हो रहा है सर, वो लोग पूरा 6 मंथ्स का पे मांगते हैं एडवांस, तो इसीलिए सर कंफर्म कर रहे थे। मुझे नहीं पता है, पर शायद मे बी ऐसा अभी तो आप ऑनलाइन समझ के ही चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगा। अभी जो ट्राई सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है, एमबीए वाला, एमबीए देन एमसीए वाले जो कोर्सेज है, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे लोगों की अभी एग्जाम चल रही है, शायद खत्म भी हो गई है उन लोगों की ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, उसके लिए सबका वो पैंडेमिक सिचुएशन में जो जो आपको तकलीफें हो रही है उसकी सारी यहाँ पे प्रिकॉशंस रख के ही किया जाता है। सारी चीजें जो भी है उसका प्रिकॉशंस रखा जाता है। क्लियर, तो ऑफलाइन मोड में अभी उन लोगों का एग्जाम हुआ, एंड अभी हायर सेमेस्टर का भी हाइब्रिड मोड में चल रहा है, तो शायद आपका भी हाइब्रिड मोड में हो जाए, बट अगेन स्टार कंडीशंस अप्लाई if when this number of cases are reduced. Clear? Okay, ओके सर। I'm just completing this meeting. So I stop this meeting, and thank you for your yes. सी उसमें दो चीजें हैं, वो अगर आपको स्पेसिफाई करते हैं कि इसी मेथड से करो, इसी प्रोसीजर से करो, तो देन यू टू फॉलो। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, आप कोई भी मेथड यूज कर लो सॉल्व करने के लिए। नहीं, उसमें जैसे वो एग्जांपल आपको 3 मार्क में पूछा गया है और 7 मार्क्स में पूछा गया है। क्लियर, तो 3 मार्क्स में पूछा गया है, आप वहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर 7 मार्क्स के अंदर पूछा गया है तो वो स्टेप्स के मार्क्स आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा, उसको केवीएल में लिखो, उसका पूरा इक्वेशन, उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, लाइक दिस। सो अकॉर्डिंग टू द वेटेज यू हैव टू बी टेकन केयर। Any other question? Okay, fine. Thank you, students.